लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। तो उस समय लोग ये समझ रहे थे कि फ्रांसीसी सेनाओं के द्वारा ही हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हो रही है, इसलिए वे उनका स्वागत कर रहे थे सभी यूरोपीय राज्यों में। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। कारण समझ लीजिए, जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हैं। कैसे? बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप की जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान। देखिए, कर बढ़े हुए थे, सेंसरशिप भी लगा दी गई थी और अन्य यूरोपीय भागों को फ्रेंच सेनाओं द्वारा जीतने के लिए जबरदस्ती उसमें भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, जिससे जनता को ऐसा लगा कि मिले फायदे से कहीं ज्यादा नजर आ रहे थे। यानी नुकसान जो है, ये ज्यादा नजर आ रहे थे। किससे? मिले हुए फायदे से। ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, अगर आप मध्य 18वीं शताब्दी सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिसके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। यानी ये राजतंत्र में थे और इनके शासन के क्या है, क्षेत्र अलग अलग थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने को एक सामूहिक पहचान या किसी समाज संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। ठीक है। वे लोग क्या है, सामूहिक रूप से अपने को सबसे अलग थलग ही मानते थे। अक्सर वे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इताली भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। यानी जहां इतनी तरह की चीजें होंगी, लोग अलग अलग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपने को अलग मान रहे हैं, वहां पे राष्ट्रीय एकता की भावना बड़ा ही कठिन होगा। इस तरह समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। यानी देखिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहता हो, किसी भी भौगोलिक परिवेश में रहता हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी भाषा का हो,
लेकिन सभी लोग क्या थे, सम्राट के अधीन थे और सम्राट की बात मानते थे। तो ऐसे में सिर्फ एक ही विकल्प था कि सम्राट के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसी को क्या किया जा सकता है, एकता के रूप में पिरोया जा सकता है। ठीक है, यानी राष्ट्र का यदि राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा तो वह सम्राट के संदर्भ में ही लाया जा सकता है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। ठीक है, तो जमीन के जो राजतंत्र में जमीनों के जो मालिक थे वो ज्यादातर कुलीन लोग ही थे, और कुलीन लोग जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उसके दोनों तरफ ही क्या थे, बसे हुए थे। किसी राज्य को विभाजित करते हुए सीमा रेखा के दोनों तरफ ही कुलीन लोगों का बसाव होता था। ठीक है, वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े हुए थे, यानी जो भी कुलीन वर्ग थे, जैसे जैसे भी लोग कुलीन वर्ग थे वो सभी आपस में क्या करते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे और वैवाहिक संबंधों द्वारा जुड़े हुए थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। ठीक है, तो देखिए जो पूर्वी क्षेत्र थे यूरोप के, उसमें क्या थे, भूमि के विशाल विशाल भूखंड थे जो जागीरदारों के अधीन थे, और जागीरदार उस पे क्या बंधकों द्वारा मजदूरी कराते थे। ठीक है, और पश्चिम के क्षेत्रों में कुछ लोग क्या थे, किराएदार थे, यानी किराया उसका अदा करते थे जमीनों का, और कुछ तो ऐसे थे जो मालिक तो थे लेकिन उनके क्या थे, रकबे बहुत छोटे होते थे, जमीनों के टुकड़े क्या होते थे, छोटे होते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के लोग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने, मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे आपको बताया गया है, सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, श्रमिक वर्ग थे के लोग और मध्य वर्ग के लोग। ठीक है ना, जो उद्योगपतियों यानी उद्योगों में काम करते थे, व्यापारियों के साथ संलग्न थे और सेवा क्षेत्र से सम्मिलित थे, ये सभी क्या थे, मध्य वर्ग के लोग थे। ठीक है, ये सभी मध्य वर्ग के लोग थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। यानी जो लोग शिक्षित थे, जो समझदार थे, वह कॉन्सेप्टों को समझ रहे थे कि राष्ट्रवाद ही हमारे लिए क्या है, हितकारी है, इसीलिए राष्ट्रीय एकता की भावना इनके बीच में क्या हुई, लोकप्रिय हुई। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, ये देख लीजिए। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म
शब्द लातिनी भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। ठीक है, तो इसमें देखिए सभी लोग उदारवाद के अनुसार अपनी अपनी मीनिंग रखते थे। उदारवाद में भी, जिसमें मध्य वर्ग यह समझता था कि आजादी और कानून के समक्ष बराबरी ही क्या है, राष्ट्रहित है, राष्ट्रीय एकता है, या राष्ट्र राज्य संबंध है, या राष्ट्रवाद की उत्पत्ति है। राजनीतिक रूप से जो लोग थे वे उदारवाद का अभिप्राय ये रखते थे, उदारवाद से ये कॉन्सेप्ट लगाते थे कि सरकार जो सहमति से बनी हो। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। ठीक है, 19वीं सदी यानी जो बाद के उदारवादी थे वो क्या कहते थे कि संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता होनी चाहिए, यानी आप अपने संपत्ति के अनिवार्य रूप से स्वामी होंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार सफरेज के पक्ष में था। ठीक है, यानी न्याय का बराबर मिलना यह नहीं था कि आपको मत देने का अधिकार भी समान रूप से प्राप्त होगा। आप याद करें कि आप क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। ठीक है, वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था, यानी जिसके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी वही मत दे सकते थे, वही चुनाव में भागीदारिता निभा सकते थे। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, यानी जिसके पास संपत्ति नहीं होगी वह पुरुष और सभी महिलाएं, चाहे वह संपत्तिवान हो या जिनके पास संपत्ति नहीं है, वह सभी क्या थे, मत देने के अधिकारों से वंचित थे, यानी राजनीतिक में उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। यानी इन्होंने कहा कि महिलाएं क्या है, स्वतंत्र रूप से किसी निर्णय को नहीं ले सकती हैं और यह अपने पति और अपने पिता के अधीन होती हैं, उनके विचारों के अनुरूप यह कार्य करती हैं, इसीलिए इन्हें मत देने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन हुए। इसके लिए आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए थे, व्यापारी वर्ग जो लोग जुड़े हुए थे या रोजगार करने वाले जुड़े हुए थे, ये सभी लोग क्या पक्ष में थे, किस पक्ष में थे? इनका विचार क्या था कि पूंजी के आवागमन पे राज्यों द्वारा जो नियंत्रण लगाया जाता है वह समाप्त कर दिया जाए। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्सबर्ग ने न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले, देखिए ये उदाहरण है, यहां देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम, उदाहरण लेके इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं।
किस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने का अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो यहां आप उसको देखिए। नेपोलियन के प्रशासनिक कदम, यानी नेपोलियन के जो कदम उठाए थे, 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था। इनमें प्रत्येक की अपनी नापतोल प्रणाली थी, यानी 39 जो राज्य थे उनकी अलग मुद्रा, अलग नापतोल की व्यवस्था थी। अब देखिए 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। ठीक है ना, सीमा शुल्क जो लगता था वो 11 जगहों पर लगता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। यानी कोई सामान वह हैम्सबर्ग से लेके चला, वहां से निकलने के बाद उसके प्रत्येक सीमा पर क्या है 5% का सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन, यानी जो सामान वो बेचने के लिए ले जा रहा है उसके वजन और आकार के अनुसार लगाए जाते थे। ठीक है, बात यही खत्म नहीं होती है। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। ठीक है ना भाई, सबका, किसी का मैंने बताया पौंड था, किसी का किलोग्राम था, किसी का कुछ था, तो हर जगह क्या था, अलग अलग हिसाब था। तो हिसाब लगाने में कि भाई सामान कितना है, पहले ये आकलन किया जाए, तभी तो उस पर 5% का शुल्क अदा किया जाएगा। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। ठीक है ना, यानी जितनी सीमाएं आती थी उन जगहों पे वही कपड़ा जो हैम्सबर्ग से चला था एक सीमा पे आकर, देखिए यहां कहा भी गया है, अगर एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो वह 54.7 सेंटीमीटर मिलता, यानी 54.7 सेंटीमीटर नाप के खरीदा जाता। मिंज में, यानी सीमा शुल्क एक देने में 55.1 सेंटीमीटर वही कपड़ा हो जाता। ठीक है, लंबाई उसकी पैमाने के अनुसार बढ़ जाती। भाई कपड़ा तो वही रहेगा, लेकिन क्या है, चूंकि अलग अलग पैमाने बने हुए थे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में क्या होता था, उसकी लंबाई बढ़ जाती थी। न्यूरेमबर्ग में भी बढ़ जाती थी, 65.6 सेंटीमीटर हो गई, और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो यहां पे दो जगहों पे देखिए बढ़ गई, यहां आपको दो जगहों पे बढ़ गई, और यहां पे यही कपड़ा की लंबाई क्या हो गई, घट गई। तो इससे आपको अंदाजा लग रहा है कि चूंकि यहां सेंटीमीटर में बताया गया है तो आपको बहुत छोटा छोटा कम ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यह कपड़ा ऐसा तो है नहीं कि कोई 54.5 सेंटीमीटर ही लेके चलेगा। जो व्यापारी कपड़ा खरीदेगा वो कई 100 मीटर में खरीदेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदेगा, तो ये मात्राएं भी उसी के अनुसार घट बढ़ जाएंगी, यानी फायदा और नुकसान बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में थे जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। ठीक है, 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। यानी अलग अलग जगह अलग अलग मुद्राएं थी, अभी मैंने आपको बताया अलग अलग क्षेत्रों में। तो यहां पे एक संघ बनाया गया, यहां एक संघ बनाया गया, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, जालवेराइन।
ठीक है, पूछा भी जाता है। और इसने क्या किया, इस संघ ने, आज जैसे कमेटी बनती है, एक आयोग बनता है, तो उसी तरह से उस समय एक संघ बनाया गया। इस संघ ने क्या किया, सभी राज्यों को सीमा शुल्कों को मिला के क्या कर दिया, एक कर दिया, जिससे कि व्यापार निर्बाध रूप से आयात निर्यात हो सके। और मुद्राओं की संख्या को घटाकर क्या कर दिया, 2 कर दिया, मुद्रा की संख्या को 2 कर दिया, जो पहले 30 से ऊपर थी। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। अब 1815 देख लीजिए के बाद एक नया रूढ़िवाद आया। रूढ़िवाद देख लीजिए, ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। अब क्रांति का मतलब क्या था, क्रांति का मतलब था कि कोई भी बदलाव क्या हो, सडनली हो, तुरंत हो, अचानक हो जाए। और ये रूढ़िवाद का मतलब क्या था कि भाई बदलाव तो हो लेकिन धीरे धीरे हो, समय लगे उसमें, अचानक से चीजें न बदल जाएं, न बदलें। ठीक है, तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, यानी यह सभी चीजें क्या होनी चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थानों को मजबूत बनाने में सक्षम था। ठीक है, यानी राजतंत्र तो हो लेकिन क्या हो, निरंकुश ना हो, उस पे अंकुश हो, नियंत्रण हो किसी न किसी व्यवस्था का, किसी न किसी क्या है, सरकार का। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के लिए निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन को कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। ठीक है ना, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया, यानी राजवंश फिर से वापस ला दिया गया। ठीक है, और इसके बुर्बो वंश के एक उत्तराधिकारी को राजा घोषित किया गया। और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिटमांड में जेनेवा जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया।
इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राज्यों की बहाली थी जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। तो देखिए, जब किसी भी क्षेत्र के चारों किनारे यदि आपके चारों तरफ, ठीक है, कोई घेरा बना दिया जाए, मान लीजिए यहां चारों तरफ यदि कोई सेना खड़ा कर दे आपके अपनी, तो आप यहां से बीच में से कहीं भी किधर भी न इधर बढ़ सकते हैं, न इधर जा सकते हैं, न इधर जा सकते हैं, न इधर न इधर। और वियना कांग्रेस में यही किया गया था, ठीक है, फ्रांस के साथ। उसके चारों ओर क्या किए गए थे, नए राज्यों का सृजन कर दिया गया था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी, वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी, यानी उनकी कोई भी बुराई करे या कोई भी उनके विचार से असहमत हो, ये वो बर्दाश्त नहीं करती थी, ठीक है। उसके लिए वे सजाएं देती थी। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में वक्तव्य व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। यानी कोई भी ऐसी किताब न छपे जो इस रूढ़िवादी सरकार की व्यवस्था को क्या करे, गलत साबित करे या गलत ठहराए, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया था, सेंसरशिप की स्थापना की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित करी थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आजादी, ठीक है। प्रेस की आजादी भी जो छीन ली गई थी, वो भी क्या किया गया था, उठाया गया कि प्रेस क्या होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे आपकी